हेलो गाइस, 11th बिजनेस स्टडीज़ का आज हम अपना नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मेन यूनिट है हमारी अभी सेम ही चल रही है, इंश्योरेंस। उसके अंदर जो मेन है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर में आपको जितने भी मेन पॉइंट्स थे सब समझाए जा चुके हैं। लास्ट वीडियोज़ में हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके जो है इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं इंश्योरेंस की, एज वेल एज आपको इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने पढ़ाया था, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे इंश्योरेंस के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होंगे: फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। ओके, इसमें जो फर्स्ट है, आज लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक मैं कवर करूँगी आज की वीडियो में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। तो उनमें से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज कौन सा हम कवर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल टाइप पे इंडिविजुअल आपकी अलग से वीडियो आएगी, ध्यान से सुनना है और समझना है। अभी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन चैप्टर्स में, क्योंकि मेन जो इंश्योरेंस है वो आप पढ़ चुके हो। जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए थे, उसी में से कुछ ना कुछ यहाँ रिपीट होंगे। वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, उसी में से कुछ यहाँ रिपीट होंगे। ठीक है, लाइफ में अलग, फायर इंश्योरेंस में अलग। बेसिकली मतलब मेन जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था इस चैप्टर का, वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। आप देखें लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो किसी पर्सन की लाइफ पे किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट इन विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन अगेंस्ट समवंस लाइफ। ठीक है, अब देखो आपको भी पता है कि किसी की भी लाइफ जो है उसको लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि एक पर्सन कब तक जिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, अभी किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस के थ्रू मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम उस बंदे को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं, उसको दोबारा से हम लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो वो तो किसी भी हाल में, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है कि हम उस पर्सन को वापस ला पाएँ। पर बात होती है उस पर्सन की डेथ के बाद जो उसका पीछे परिवार, जो उसकी फैमिली रह जाती है, अब उसका क्या। ठीक है, अगर उनके बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे वो फैमिली जो है उनकी वो कैसे सर्वाइव करेगी, मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो वहाँ पे क्या है, एक इंश्योरेंस जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है। किसी भी पर्सन ने अगर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अगर उसकी किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन पे कर दिया जाता है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, जिससे कि फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इंसान तो हम वापस ला के नहीं दे सकते, पर हम उन्हें उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतना पैसा दे देते हैं कि वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जो लाइफ पे करवाया गया है। मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो इंश्योर्ड होता है, पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम। यहाँ पर जो इंश्योर्ड होगा, मतलब जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, वो कुछ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की फॉर्म में किसको पे करेगा, टू इंश्योरेंस कंपनी, या जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योर्ड वो पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है या जिसका भी इंश्योरेंस करवाया है, वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स पे करता है। टाइम भी फिक्स होता है कि 1 साल बाद देना है, 6 महीने बाद देना है, वो टाइम भी फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की फॉर्म में। फिर उसके बदले में जो इंश्योरर होता है वो एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, किसको, टू इंश्योर्ड पर्सन को जिसने इंश्योरेंस करवाया है, या फिर उसके नॉमिनी को, जो उसका लीगल सक्सेसर होता है उसको, उसके नॉमिनी को क्लेम पे किया जाता है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्लेम कब पे किया जाएगा। एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद, या फिर उसकी डेथ पर। मेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ, या मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड है जो टाइम टू टाइम अपना इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे कर रहे हैं। ओके, उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस कर रही है कि कल को आपको कुछ होता है तो हम आपको ये जो सम एश्योर्ड है, ये जो पॉलिसी का पैसा है वो हम आपको देंगे, आपके फैमिली को देंगे अगर आपको कुछ हो जाता है तो। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि वो पैसा कब मिलेगा। इन केस की उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ पर ये पैसा उसकी फैमिली को मिल जाता है, उसका लीगल सक्सेसर, उसका नॉमिनी जो होता है उसको मिल जाता है। डेथ नहीं हुई तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आप इंश्योरेंस 5 साल के लिए करवा रहे हो, 10 साल के लिए करवा रहे हो या 20 साल के लिए करवा रहे हो। सपोज आपने 20 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया कि 20 साल तक लगातार आप प्रीमियम पे करोगे, ठीक है, या 20 साल की आप पॉलिसी ले रहे हो, उसमें से 5 साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना है और जो सम एश्योर्ड है वो 20 साल के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, तब तक वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो अगर तो पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी डेथ पर उसकी फैमिली को मिल जाएगा। उसकी डेथ नहीं होती तो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड था 20 साल का, 20 साल के बाद आप अपना पैसा ले लेना अगर आप जिंदा हो तो इट डिपेंड ऑन द पॉलिसी, इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसी में क्या लिखा गया था। बट जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से इंश्योरेंस के बारे में पढ़ चुके थे। बस यहाँ पे ये है कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सन ने अपनी लाइफ पे करवाया। यहाँ पे पेमेंट का टाइम देखा जाता है कि कब होगा, इधर एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड और एट द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, विच एवर इज़ अर्लियर, विच एवर इज़ अर्लियर। मैंने लिखा जो चीज़ पहले होगी। मान लो अपने आपको 10 ईयर्स के बाद, आज से 10 ईयर्स के बाद आपको सम एश्योर्ड जो था, जो पॉलिसी का पैसा था वो आज से 10 साल के बाद मिलना था, पर 2 साल बाद ही आपकी डेथ हो गई। तो 2 साल बाद जब डेथ हुई आपको पैसा मिल जाएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। अब हम 10 साल पूरे होने की वेट नहीं करेंगे, 2 साल बाद इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई तो 2 साल के बाद ही उनकी फैमिली को पेमेंट मिल जाएगी, पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने 10 ईयर्स के लिए करवाया था, ठीक है, और 10 ईयर्स के लिए करवाया और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको कुछ नहीं हुआ, आप सही हो, सलामत हो, हेल्दी वेल्दी हो, कुछ नहीं हुआ आपको, तो जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है ये एक्सपायर होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर विच एवर इज़ अर्लियर, जो जल्दी होगा, जो चीज़ जो टाइम पीरियड पहले आएगा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। इंश्योर्ड पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, an insurer in return will make a promise to pay a certain amount to insured or his or her nominee either at the expiry of fixed period or at the death of insured, whichever is earlier। हमारे यहाँ पर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है LIC जिसको हम बोलते हैं, मेन रोल वो प्ले कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, LIC। हमारे यहाँ इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन कर रहा है, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें, LIC, ठीक है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझ आ गया। अब आप बढ़ेंगे अपने सेकंड कंसेप्ट की ओर कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसके हमारे 2 पर्पस हैं। सबसे पहला जो मेन पर्पस है वो हम करवाते हैं प्रोटेक्शन पर्पस से। लाइफ इंश्योरेंस मेनली हम करवाते हैं प्रोटेक्शन पर्पस से। प्रोटेक्शन किस फॉर्म में मिलती है, प्रोटेक्शन हमें इस तरीके से मिलती है कि सपोज हमें मिलती है, हमें मिलने का मतलब है हमारी फैमिली को मिलती है, क्योंकि अगर मिस्टर एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उनकी डेथ के बाद ये पैसा उनकी फैमिली को मिलेगा, प्रोटेक्शन उनकी फैमिली को मिलेगी, क्योंकि उनको हम ये नहीं कह रहे कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपकी कभी डेथ नहीं होगी, या अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी किसी भी तरह से आप बीमार हो जाते हो तो हम आपको मरने तो देंगे ही नहीं, आपको हम बचा लेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस हम नहीं करते। प्रोटेक्शन का मतलब है हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको कुछ हो जाएगा तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम आपकी फैमिली को इतना पैसा देंगे कि एटलीस्ट वो थोड़ी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलता रहे, ठीक है, और जो है सर्वाइवल में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि जो मेन घर का हेड है, ठीक है, जो मेन मान लो एक जेंट्स है किसी घर में, कोई हेड ऑफ द फैमिली है जो कमा के ला रहा था, उसी की डेथ हो जाएगी तो बाकी फैमिली के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। पर्सन की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंस की कमी भी पूरी हो जाएगी तो उनके लिए सर्वाइव करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या किया जाता है, ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट विल बी paid to nominee of insured so that
दे कैन सर्वाइव कंफर्टेबली, एटलीस्ट वो सर्वाइव तो कर पाए फाइनेंशियली, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फैक्टर है इसके अंदर। अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की तो पॉलिसी का अमाउंट नॉमिनी को पे कर देंगे, ताकि उनकी जो फैमिली है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किस लिए लिखा है, फैमिली मेम्बर्स के लिए लिखा है ये वर्ड, ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सर्वाइव कर सके, उनको फाइनेंशियली दिक्कत फेस ना करनी पड़े। उसके बाद प्रोटेक्शन के बाद हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है इसके अंदर। हमारा मेन पर्पस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस करवाने का, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बाय पेइंग प्रीमियम अमाउंट रेगुलरली वी कैन इन्वेस्ट आवर स्मॉल सेविंग्स। प्रीमियम को रेगुलरली पे करके हम अपनी स्मॉल सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड insured will get sum assured जो हम रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी स्मॉल सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इंश्योर्ड को वो सारा पैसा मिल जाता है, विद बोनस ही मिलता है बल्कि। तो ये सेविंग का काम भी कर रहे हैं और प्रोटेक्शन देने का काम भी कर रहे हैं कि अगर तो इंश्योर्ड की डेथ ना हुई तो वो खुद ये सारा पैसा अपना लेगा, बोनस के साथ लेगा, और उस पैसे को अपने फ्यूचर के लिए कहीं और इन्वेस्ट करेगा या अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं लगा देगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पैसा उसके नॉमिनी को, उसके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगा, ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दोनों तरह के पर्पस पूरे करके देता है। हमारे पैसे सेव भी हो जाते हैं, हम अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के जोड़ते रहते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके। इन केस हमें कुछ हो जाए तो एटलीस्ट वो पैसा हमारे फैमिली के काम आ जाए, उनका फ्यूचर एटलीस्ट थोड़ा ठीक हो पाए। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस हमें पूरे करके दे रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल्स मैंने करवाए थे इंश्योरेंस के उनमें से ही इन प्रिंसिपल्स को लिया गया है, जिसमें से आपका पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें बिल्कुल सिंपल, लास्ट वीडियो आपने अटेंड की है तो आपको पता होगा कि इसमें सिंपली क्या कहा गया है कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर शुड नॉट हाइड एनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर। यहाँ ये कहा गया है कि जो इंश्योरेंस करवाने वाला है और जो इंश्योरेंस कर रहा है दोनों को ही एक दूसरे से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि हर एक नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है दे शुड क्लोज टू ईच अदर। आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो जबकि ऑलरेडी आपको 2 या 3 तरह की सीरियस बीमारियां हैं, तो आपको ये फैक्ट जो है डिस्क्लोज कर देना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के सामने, और आफ्टर दैट दे विल डिसाइड कि आपका इंश्योरेंस करना है या नहीं करना। उसी तरह जो भी पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन है, अगर कोई अनएजुकेटेड है जो इतना अवेयर नहीं है इन बातों को लेकर और वो आपसे जो है इंश्योरेंस करवाने आया है, तो इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को, अपने क्लाइंट को हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर एक टर्म और कंडीशन पॉलिसी की अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। तो पहला आपको प्रिंसिपल क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जहाँ ये कहा गया है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दे शुड नॉट हाइड एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर, इनफैक्ट दे शुड डिस्क्लोज, उन्हें तो विलिंगली जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये भी हमने किया है पहले, एक तरह से आपकी रिवीजन हो गई लास्ट चैप्टर की मुझे लग रहा है इसके थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका किस में? द पर्सन हु इज टेकिंग इंश्योरेंस must have insurable interest in his own life and in the life of person for whom he is taking इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंपली कहा गया है कि वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी खुद की लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ही, और उस पर्सन की लाइफ में जिसके लिए वो इंश्योरेंस करवा रहा है। मतलब मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, मतलब मैं खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो इंश्योरेंस करवाऊंगी उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस चीज़ से मैं अफेक्ट होंगी या मेरी फैमिली अफेक्ट होगी, मुझे कोई ना कोई इकोनॉमिक लॉस बियर करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आई डोंट नीड टू आस्क टू एनीवन, मैं अपना ही लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। प्लस कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब कि अगर उसको कुछ होगा तो भी मेरा इकोनॉमिक लॉस है या किसी भी तरह का मेरा लॉस है, ठीक है। तो अगर किसी और पर्सन की लाइफ अफेक्ट होती है, किसी और पर्सन की डेथ होती है जिससे मेरी लाइफ अफेक्ट होगी, जिससे मुझे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, तो मैं उसका भी लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। तभी लिखा हुआ है द पर्सन हु इज़ टेकिंग इंश्योरेंस, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ, खुद की लाइफ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, एंड इन द लाइफ ऑफ पर्सन, और उस पर्सन की लाइफ में भी इंटरेस्ट होगा फॉर हुम ही इज टेकिंग इंश्योरेंस। थोड़े से आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ हस्बैंड इन हिज वाइफ लाइफ। हस्बैंड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है अपने वाइफ की लाइफ में। अगर उसकी वाइफ की कल को डेथ होती है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अफेक्ट होगी, तो दैट मीन्स एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है। उसी तरह वाइफ करवा सकती है हस्बैंड का, ठीक है। उसी तरह क्रेडिटर करवा सकता है जिसने पैसे लेने हैं अपने डेटर का, ठीक है। एक सन है जो अपने पेरेंट्स की केयर कर रहा है तो वो अपने पेरेंट्स का करवा सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चों का करवा सकते हैं। मैंने यहाँ सन का एग्जांपल लिखा है। सो इस तरह से क्या बताया गया है कि जिसका जिसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जिसकी लाइफ से आप क्लोजली कनेक्टेड हो, जिसके रहने या ना रहने से आपको फ़र्क पड़ता है, इन फ्यूचर आपको कोई इकोनॉमिक लॉस बियर करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि जिसका कंपनसेशन, जिसकी लाइफ को कुछ होगा, जिसकी डेथ होगी और कंपनसेशन मिलने से आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लगेगी अपनी लाइफ में, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। सो दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसके भी आगे टाइप्स हैं जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, क्योंकि जो मेन इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स करवाए थे, उनमें से ही ये ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, उनमें से ही ये प्रिंसिपल आए हैं। हमारा तो बल्कि ये चैप्टर रिवाइज हो गया तभी मैंने ये टॉपिक उठाया। लाइफ इंश्योरेंस के भी आगे टाइप हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उससे पहले आप इसे रिवाइज कर लें जल्दी से कि लाइफ इंश्योरेंस होता है जहां इंश्योर्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे करता है प्रीमियम की फॉर्म में, और इन रिटर्न इंश्योरर उसको प्रॉमिस करता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करेंगे। कब पे करेंगे? या तो एक फिक्स पीरियड की एक्सपायरी पे या फिर आपकी डेथ पे आपकी फैमिली को पे कर देंगे, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। मेन जो है ये रेगुलेट कौन करता है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सिंपली लिखे हुए हैं, 2 हैं। प्रोटेक्शन भी मिल रही है फैमिली को कि अगर जिसने इंश्योरेंस करवाया था, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो फैमिली को क्या मिलेगी, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड मिलेगा बोनस के साथ, जिससे उसकी फैमिली कंफर्टेबली सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन इन फ्यूचर फेस नहीं करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम भी हो रहा है, आप स्मॉल सेविंग्स कलेक्ट करते हो, अपने बैंक में रख देते हो, वहाँ पे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो पड़ा रहता है, लिटिल बिट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। बट यहाँ पे आपकी स्मॉल सेविंग्स हैं, आप उन्हें कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इन केस अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो आप ये सोचो कि सारा पैसा बोनस के साथ आपकी फैमिली को मिल जाएगा, और अगर नहीं होता कुछ तो भी तो एक एक्सपायरी, फिक्स टाइम की एक्सपायरी के बाद वो पैसा हमें मिल ही रहा है। वैसे हम सेविंग्स करें ना करें, सारा खर्चा कर दें, बट यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा कि अपनी इनकम में से इतना अमाउंट तो हमें निकालना ही निकालना है और फ्यूचर के लिए सेव करना है। ठीक है, फ्यूचर में हम ओल्ड एज हो जाएं, कमाने की हालत में ना रहें, कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट ये पैसा वहाँ काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स में मेन था मोस्ट गुड फेथ, किसी को किसी से कुछ छुपाना नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका जिस पर्सन की, ऐसा नहीं है मैं मेरे ऊपर ही मेरा ही लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, हम किसी और का भी करवा सकते हैं, बट हम उस पर्सन से ऐसे कनेक्टेड हों कि अगर उसको कुछ होगा तो हमें कोई ना कोई लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मैं उनका करवा सकती हूँ। ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम का करवाते हैं, बच्चे बड़े हो गए कमाने लग गए तो वो अपने पेरेंट्स का करवाते हैं। इस तरह से जो है एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है होना चाहिए। आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी आप अपनी बुक रेफ़र कीजिए, बुक में से पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।